हुआ होगा, भले आप जवाब ना दे अलग बात है, होता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, समझना ध्यान से। तो ये एक्चुअल में ये थिन फिल्म, ये एक्चुअल में क्या है, ये वही है, सोप प्लस वाटर सॉल्यूशन बबल है, ये वही बबल है, सोप प्लस वाटर सॉल्यूशन बबल है, ओके। और ये आपको कलर दिखता है, ठीक है। अब इसी को कुछ लोग क्या कह देते हैं, इसी का नाम हो जाता है थिन फिल्म, थिन फिल्म, ठीक है। इधर क्या, एयर, इधर क्या, एयर। ये होता है एक्चुअल में, ये जो होता है ना, ये एक लेयर होता है, ठीक है। ये लेयर होता है आपका क्या चीज, सोप प्लस वाटर, सोप प्लस वाटर सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये समझ चुके हैं पूरा, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके बेटा, इसको लिख लो, आप हेडिंग डाल दो, इंटरफेरेंस, हेडिंग डाल दोगे सभी लोग सही से, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बाय, डालने के, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। हालांकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। डन। कोई दिक्कत इसमें? नो। चलो भाई, दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होगा, ओके पूरा, सीरीज में करता हूं। तो देखिए, थिन फिल्म इसी चीज को जो अभी मैंने बनाया ना, तो प्लस वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, इसी बबल का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, उसको हम बहुत जूम करके देखेंगे। अब भाई कैसे जूम करना है, क्या करना है, मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो जो बबल था ना, उसी का एक छोटा सा वही लेयर, इसको मैंने जूम करके देखा ना, तो मुझे ये इतना बड़ा दिखा, मतलब मुझे पतला सा एकदम बिल्कुल थिन होता है ना, बबल बनता है, उसी का छोटा सा हिस्सा लिया, ये जूम करके देखिए, ऐसा मुझे दिखा, ठीक है भाई। इसमें दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मार्कर एक नहीं है भाई, हाँ छोड़ो, रहने दो बेटा। आपने यहाँ पर रे गिराया, ठीक है, ये रे गिरा, अब ये रे गिरेगा तो क्या होगा, ये मैं समझाना चाहता हूं। देखो, ये रे गिरेगा तो एक तो होगा बेटा, एक तो होगा कि इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, गिरा इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक। यानी ये कहानी हो गई कि आपने रे गिराया, इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बता सकता हूं इसमें एक चीज आपको, कि ये रे, यही रे इसके अंदर भी जा सकता है। ये बात आपको समझ में नहीं आया। आप जरा सोचिए कि आप मान लीजिए ग्लास का एक सरफेस लेते हैं, तो आप टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, कि कुछ पार्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा, अंदर चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताइए। ऐसा 100% होगा होना सर। ही चाहिए। ओके बेटा, 100% ये होगा, तो इसमें दिक्कत भी आपको नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और इन छोटे पॉइंट्स में आपको तो दिक्कत 100% नहीं होना चाहिए। ओके, रिकॉर्डिंग बेटा ऑन है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। तो ये इस प्रकार का सिचुएशन होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक रे आपका यहां पर गिरा, ये रिफ्लेक्ट हो गया यहां से, नेक्स्ट क्या होगा कि यही रे का एक हिस्सा अंदर जाएगा, इसी रे का हिस्सा एक अंदर जाएगा, ठीक है। मतलब ध्यान से देखिए, समझिए बेटे, ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंट आई है, और ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है, ये सॉरी रिफ्लेक्शन कह रहा हूं, रिफ्रैक्शन है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटे, आर है। अब देखो क्या होगा, अब यहां से ये क्या होगा, ये वाला रे रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके यहां आएगा, अब यहां से क्या होगा देखो, मतलब ये रे रिफ्लेक्ट करके यहां पहुंचा, अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, यहां से फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये दोनों क्या होगा बेटा, देखो ये दोनों अब यूं आएगा, आंखों पे गिरेगा, इंटरफेरेंस कर लेगा, मुझे कलरफुल ये दिखेगा। तो मैं बता दूं यहां पर कि रे एक ही रे है, देखो एक ही रे के दो टुकड़े हो गए, एक अंदर गया, एक डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया। अंदर जाने के बाद यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया, देखो रिफ्रैक्शन हुआ, बाहर आया, इंटरफेरेंस दोनों कर लिया। बात तो क्या, बोलो। यस सर। ओके बेटा, मैं बता दूं बेटा कि यदि मान लो ये एयर, तो क्या होगा कि ये आपका इस रे में, क्योंकि मैं थोड़ा समझा देता हूं हल्का सा, हालांकि ज्यादा बता कि कोई फायदा आपको है नहीं, ठीक है ध्यान देखिएगा। तो क्या होता है कि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, ये जो रे है ना, ये रियर से डेंसर जा रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, इसका रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से, लेकिन इधर एयर होगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो कहां से हुआ है, आप कहोगे मतलब रियर मीडियम से हुआ, क्योंकि ऊपर एयर नीचे भी रेयर,
तो यहां पर बोलोगे इसका रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है, इसका हुआ है डेंसर से, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन कहां हुआ है, तो रियर से हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जब आपका रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है ना, तो इसका लंबाई थोड़ा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, λ/2 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्या होता है, इसका अलग कारण है। डायरेक्ट देखिए यहां पर पाथ का डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, सुनना सही से। यहां पर आप इसमें आप जान लो कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। देखो तो पाथ डिफरेंस बेटे क्या होगा, यही लेंथ होगा, यही लेंथ होगा ना, बोलो। देखो ये यहां से यहां चला, ये यहां चला, तो क्या होगा आपका, यहां से यहां ये एक्स्ट्रा लेंथ चला है। देखो ये जो आपका रे है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये एक्स्ट्रा एक ये चला। फर्स्ट वाला रे है, फर्स्ट वाला रे देखो कितना एक्स्ट्रा चला है, आप देख लो। तो फर्स्ट वाला रे कितना एक्स्ट्रा चला, तो फर्स्ट वाला रे भी तो इतना एक्स्ट्रा चला है, बताइए। Yes, sir. तो दोनों का मुझे पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो टोटल जब आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे ना, टोटल पार्ट डिफरेंस, तो टोटल पार्ट डिफरेंस आपको निकल के आएगा कितना आएगा, म्यू टी कॉस आर, ओके, माइनस का λ/2। ये ध्यान रखिए, ये इतना निकल के आएगा। ये बात ओके है, बोलिए। Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, ये इतना आपको पता रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद अब मैं बता दूं मैक्सिमा के लिए, सुनिएगा भाई सही से। मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा बराबर 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू माइनस का एन लैम्डा। ओके, मैं बोलूं मिनिमा के लिए बेटा, मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमा के लिए आपको पता है ना, होता है आपका 2n-1 λ/2, यही होता है ना पार्ट डिफरेंस। और ये क्या होगा आपका हो जाएगा 2 म्यू टी कितना कॉस आर माइनस का λ/2। ये बात ओके, जल्दी से बोलिए। Yes, sir. इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए इंटरफेरेंस फ्रो थिन फिल्म वाला नोट करिए, जल्दी से नोट करिए क्विकली। इसके बाद आप लोग का अगले क्लास से शुरू हो जाएगा, मालूम है भाई। ये आपका आज ये खत्म मैं कर दूंगा पूरा। हो गया नोट बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। Yes, sir. ओके बेटा, तो ये थिन फिल्म वगैरह ये सब सारा चीज खत्म है, इसमें अब कुछ खास नहीं है, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। चलिए अब आगे का जो कार्यक्रम है ना, इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन यदि समझ में नहीं आया ना, तो फिर दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा आपको। ठीक है, तो केयरफुली थोड़ा सा डिफ्रैक्शन आप देखिएगा। डिफ्रैक्शन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। डिफ्रैक्शन के बाद हम लोग का एक टर्म होगा रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मैं आपको समझा दूंगा, समझो इधर का कहानी पूरा खत्म। और ये आपका जो चैप्टर ना, ये आज आपका पूरा मैं कवर कर दूंगा। ओके, उसके बाद आप समझो कि कल आप लोगों का मैं क्लास नहीं लगाऊं, क्योंकि अब आप मुझे पढ़ाना केवल क्या है, मुझे तो केवल मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाना है। और मॉडर्न फिजिक्स हार्डली मैं पढ़ाऊं ना, तो 2-2 घंटे का लेक्चर होगा ना, तो बहुत ज्यादा होगा तो 12 लेक्चर, बहुत मैं वो भी बोल रहा हूँ 2-2 घंटे के 12 लेक्चर बहुत हो गए, वो भी बहुत मैं ये कह रहा हूँ। अब 12 लेक्चर का मतलब कितना वीक हो गया, बोलिए, सोच लीजिए। बहुत कम समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं है। मैं बोला ना 12 लेक्चर बहुत मैंने कह दिया, मुश्किल से 10 लेक्चर में मैं आपको पूरा ये पैकअप करके खत्म, और 6 बचा, यानी बिफोर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं अभी भी हम कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई क्लास अटेंड करते हैं नहीं करते, देखिए सीरियस हो जाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और मैंने जब बोला ना कि देखिए आप सोच रहे होंगे भाई मतलब ये हम इधर से कर लेंगे उधर से कर लेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप गड़बड़ कर देंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो मैं भी आपका मदद कैसे करूं। तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना है। और आपको पता है कि आज मैं बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लिखाने वाला हूँ,
क्या आपको आप मुझे बताओ कि टर्म 2 में क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? आपको ये बात पता नहीं है बेटा? बोलो। टर्म 2 में उम्मीद है मुझे जहां तक कि टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा शायद। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, sir. ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव होगा। मैंने जहां तक सुना है भाई, मुझे जहां तक पता है, टर्म 2 में कौन सा क्वेश्चन आएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जहां तक मैंने सुना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है? लिखना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। लिखोगे नहीं, प्रूफ नहीं करोगे, नंबर कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आपको कह दे कि भाई मतलब YDAC के बारे में लिखें और उसके लिए भाई उसका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वगैरह क्या करें? डेराइव करें। बोलेगा आपसे सवाल में, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? छोड़ दोगे क्या क्वेश्चन? बोलो, बताओ मुझे। No, sir. तो डेरिवेशन तो करना पड़ेगा ना, डेरिवेशन तो करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखो, कॉपी में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं रिवीजन करवा दूंगा ना एक बार, तब मुझे यकीन होगा कि हाँ, मैंने अपने तरफ से ओके कर दिया। अब बच्चे लोगों का काम है। तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, एकदम मैं फ्लो में चल रहा हूं बिल्कुल। और मैं अभी भी कहता हूं कि डाउट पूछिए बच्चा लोग, डाउट पूछिए, लेकिन आप डाउट नहीं पूछते। कि आप लोग के पास कॉल भी जाता होगा, कोचिंग से कॉल जाता होगा कि भाई आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, ये क्या दिक्कत है? लेकिन चलो ठीक है, कॉल गया, लेकिन आप सीधे मतलब सही से रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन बेटे देखिए, आप भी जान रहे हो कि कितना दिन अब बचा ही है समय, ज्यादा समय थोड़ी बचा हुआ है। थोड़ा समय है, पढ़ाई पर दे दीजिए समय, बाकी दिखा जाएगा, कोई बात नहीं है। और अब मुझे ये बताओ कि अब आप समय नहीं दोगे लेके पढ़ाई पर, तो कैसे हो पाएगा? मैं कुछ कर पाऊंगा? बताओ। तो समय थोड़ा आपको देना पड़ेगा, आप समय दीजिए पढ़ाई पर। हाँ, ये भी मैं कहता हूँ कि किसी बच्चे का डाउट होता है, चाहे सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, मेरे से किसी समय पूछ सकता है, किसी समय पूछ सकता है। देखो, सबके पास क्या है? सबके पास, हर एक बच्चे के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हाँ सर मेरा कुछ डाउट है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहा था, मैं फंस गया, मुझसे नहीं बना। इवन मैं बता रहा हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में मैं आपको एक आईडी दूंगा लेके, आप आराम से वहां पे मेरे से संपर्क कर ले। मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसेस है, कैसे आपको करना है, मैं समझा दूंगा। आप आए आराम से मॉर्निंग में, मेरे से 15-20 मिनट आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। मैं समय दूंगा 15 से 20 मिनट, बिल्कुल। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, फिर कैसे हो पाएगा? थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना बेटा। तो हर एक बच्चे को मैं कह रहा हूँ, देखिए जो भी बच्चे, हालांकि मुझे तो अब लगता है कि बहुत सारा बच्चा तो रिकॉर्डेड अब देखता भी नहीं है। क्या पता, हो सकता है मेरा शक्ल ही पसंद नहीं हो, ये भी है। अरे भाई, आप समझिए ना, लिखना है, लिखना ऑब्जेक्टिव नहीं है इस बार, लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए तो लिख भी नहीं पाओगे। तो पढ़ना पड़ेगा, आप ये जान लीजिए। तो थोड़ा सा सीरियस होके फोकस करना है, ज्यादा थोड़ी कुछ खास है भाई, एकदम लिमिटेड सवाल आएगा, लिमिटेड। तो पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन सब्जेक्ट में लिखाऊंगा, पहले इस चैप्टर को मैं फिनिश कर देता हूँ। ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं ढेर सारा क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का है चैप्टर बेटा डिफ्रैक्शन है, ओके। तो चलिए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, इंटरफेरेंस पूरा खत्म है, अब हम लोग का है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन, ठीक है भाई, ऑफ लाइट। अभी फिर एक दो मैं ऑब्जेक्टिव भी लिखाऊंगा इसी में। देखो, सबसे पहली बात, ये डिफ्रैक्शन होता क्या? देखो, लाइट का डिफ्रैक्शन मैं बोलूं, डिफ्रैक्शन ऐसा नहीं कि केवल लाइट ही करता है, साउंड भी करता है डिफ्रैक्शन। अब है क्या, पहले समझिए इस बात को, देखिए समझिएगा, देखिए समझिएगा। देखिए बेटे, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये एक दीवार है। दीवार मतलब क्या? वॉल। ये दीवार है, ओके बेटा, ये एक दीवार है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट किया, ओके नो प्रॉब्लम, लाइट गिरा दिया, चलो भाई गिर गया लाइट, ओके ओके ओके। बेटे मुझे अब ये बता दो, लाइट आप गिरा रहे हो, लाइट गिरेगा, आगे चलेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ओहो लाइट गिरेगा। अभी देखो, इस लाइट को भी बिल्कुल सीधे चलना चाहिए था, क्योंकि आपने पढ़ा ऑप्टिक्स में कि लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, लाइट सीधी रेखा में चलता है। क्या मैं कुछ गलती बोल रहा हूँ क्या? आपने पढ़ा है खुद ऑप्टिक्स में no, sir. कि लाइट को सीधी रेखा में चलना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए।
वो मुड़ेगा नहीं, ये रे ऑप्टिक्स में पड़ा है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि रियलिटी में ये क्या होता है ना कि इस किनारे से बेंड करके ये बेचारा इस तरफ चलाता है। यानी आप ये समझो कि जो वॉल है ना, दीवार के किनारे से दीवार की ओर बेंड करना। मैं बोला फिर से, रे का दीवार के किनारे से दीवार की ओर बेंड करना डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये तो बेटा आपका स्क्रीन है, स्क्रीन ओके। और मैं आपको बता दूं, मजे की बात ये है बेटा, आपका शैडो रीजन कहां से कहां तक होना चाहिए? छाया वाला क्षेत्र कहां, देखो लाइट तो यहीं तक गिरना चाहिए था, तो ये रीजन आपका होना चाहिए था एक्चुअल में शैडो, ये आपका शैडो रीजन होना चाहिए था, शैडो रीजन। लेकिन हुआ क्या यहां पर? लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ एक्चुअल में? मालूम चला कि लाइट शैडो रीजन में देखो एंटर कर गया है, शैडो रीजन में घुस गया है। इसी घटना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या ये बेटा बात समझ में आपको आ रही है? बोलो Yes, sir. बताइए। तो ये फोटो बनाइए, मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा बेटा। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन, आपको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। और पता है ये दीवाल, दीवाल को हम बोलेंगे वॉल, मतलब क्या, क्योंकि ये लिखना सही नहीं है, अब इसको बोलेंगे ऑब्स्टेकल बोलेंगे। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, जो लाइट को, या ओपेक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। चलिए लिख लिया बच्चा लोग। Yes, sir. ओके फोटो बन गया बेटा, जल्दी से बोलना। Yes, sir. स्टेटमेंट लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखना है। ये हो गया होगा तो नीचे लिखिएगा, द बेंडिंग, द बेंडिंग, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंड करना, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम, फ्रॉम एज, एज मतलब किनारा, फ्रॉम एज, फ्रॉम एज, फ्रॉम एज ऑफ एन, फ्रॉम एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल, यानी रुकावट, ऑपेक ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, फ्रॉम एज ऑफ, एज ऑफ, देख लिया, एज ऑफ ऑब्स्टेकल, एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड, कहां तक लिखा? एज ऑफ ऑब्स्टेकल एंड बेंड्स टुवर्ड, एंड बेंड्स टुवर्ड, टुवर्ड्स ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल लिख लिया, बोलो। Yes, sir. एंड एंटर, एंड एंटर इनटू शैडो रीजन, कौन सा रीजन? शैडो रीजन, एंड एंटर इनटू शैडो रीजन, एंड एंटर इनटू शैडो रीजन। लिख लिया होगा बेटा यहां तक? Yes, sir. अब आगे लिखिएगा, दिस फेनोमेना कॉल्ड, दिस फेनोमेना, दिस बेंडिंग लिखो, दिस बेंडिंग फेनोमेना ऑफ लाइट, दिस बेंडिंग फेनोमेना ऑफ लाइट कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी घटना को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
हो गया बच्चा लोग? Yes, sir. चलो बेटा हो गया, बहुत खुशी की बात है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि डिफ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। क्या बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। तो डिफ्रैक्शन दो प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, तो नीचे लिखे, नीचे की लाइन लिखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। लिख लिया बेटा, जल्दी से बोल। Yes. फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा। फर्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा डिफ्रैक्शन? एक होता है फ्रेनल, एक होता है फ्रॉनहोफर। क्या बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। एक होता है फ्रेजनल, एक होता है फ्रॉनहोफर। ठीक है भाई, नीचे लिखेंगे। पहला लिखेंगे, पहला लिख लो फ्रेजनल, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। लिख लिया, जल्दी से बोलो। Yes. अब इसमें मैं आपको समझाता हूं, देखो पहले शांत होकर देख लो, शांत होकर देख लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले समझना थोड़ा सा आपको पड़ेगा, बिना समझे हुए बेटा नहीं हो पाएगा। हालांकि ये पूछा जाएगा तो आपसे नहीं, लेकिन आप देख लीजिए, बढ़िया रहेगा। देखिए बेटे क्या है ना कि ये आपका एक स्लिट यहाँ पर है, मतलब ये आप समझो एक कार्डबोर्ड यहाँ है, एक कार्डबोर्ड यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ओपन यहाँ पर, इतने से ही लाइट पास कर पाएगा। ये भी आपका ऑब्स्टेकल, ये भी ऑब्स्टेकल, ये आपका ओपनिंग है जिसको आप स्लिट बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्रोत यहाँ पर है, जो लाइट का सोर्स होगा ना, सोर्स जिससे लाइट निकलता है वो यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ से लाइट चला, ये यहाँ पहुंचेगा, एक लाइट और चला, एक लाइट और चला। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको इतना तो फील हो गया होगा कि ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ, मान लीजिए ए हो बी हो जो हो, ये फाइनाइट डिस्टेंस होगा, फाइनाइट होगा, कुछ ना कुछ होगा, निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो अब यहाँ क्या होगा, देखो अब ये अपना एंट्री कर ले, अलग बात है ये। ठीक है, एंट्री करने की बात है, मतलब आप ये समझिए कि जब स्लिट, इसको बोलते हैं स्लिट, ठीक है, स्लिट और सोर्स के बीच में, सुनिएगा, जब स्लिट और सोर्स के बीच में डिस्टेंस फाइनाइट हो तो इसको हम बोलते हैं, इस डिफ्रैक्शन को बोलते हैं फ्रिजनल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही, बोलो। Yes, sir. तो ये फोटो बनाइए और नीचे लिखिएगा, इफ, नीचे लिखिएगा, इफ सेपरेशन बिटवीन, if separation between slit, if separation between slit and source is finite, I will repeat beta, if separation between slit and source is finite, finite मतलब, अच्छा finite मतलब समझते हो, कोई ना कोई मतलब एक नंबर होगा, नंबर होगा 2 4 10 कुछ में कुछ नंबर, ये डिस्टेंस आप इसको मेजर कर सकते, मेजरेबल डिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हाँ, if separation between slit and source is finite, then this type of diffraction called fresnel diffraction। लिख लिया, बोलो। बोलिए, Yes, जल्दी sir. से बताएंगे सभी बच्चे। अगला लिखिएगा फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर। अगला बेटा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूं, फ्राउनहोफर, फ्राउन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। लिख लिया, बोलो। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन लिख लिया, बोलो। Yes, sir. अब ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, देखो। अब इसमें थोड़ा सा कहानी मतलब बदल गया। कहानी क्या है कि यहाँ पर सोर्स आपका होना चाहिए इन्फिनिटी पर बेटे। कहाँ होना चाहिए? अब बोल ही नहीं रहो, सन्नाटे में चले गए। कहाँ पर होना चाहिए सोर्स आपका? Infinity. एग्जैक्टली, तो ध्यान रखिएगा, सोर्स आपका कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। मतलब सोर्स आपका कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। ये ध्यान, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस, और रेस क्या होगा? पैरेलल रेस गिरेगा, और उसमें याद करो डाइवर्जिंग रे था। ठीक है भाई, तो यही दोनों में अंतर है। ये अंतर आपको अच्छे से मालूम रहना चाहिए, नहीं तो आप सन्नाटे में चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये फोटो बनाओ, मैं नीचे लिखाता हूँ। फोटो बन गया, जल्दी बना लीजिए फास्टली।
थोड़ा सा फास्ट करेंगे बेटा नोट। Yes. नीचे लिखेंगे इफ द सेपरेशन बिटवीन if the separation between if the separation between slit and source if the separation between slit and source finite सॉरी इनफाइनाइट लिखोगे, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट होगा ना बेटा यहाँ पर सेपरेशन। Yes, sir. हाँ अच्छे से ना, इफ द सेपरेशन बिटवीन slit and source is infinite then this type of diffraction called क्या बेटा कहलाएगा बोलो? Fraunhofer diffraction. हाँ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा बेटा। इरेज कर दूं? Yes. चलिए खत्म करते हैं। अब देखिए हमें नॉर्मली पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब एक ही स्लिट होंगे। देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें भी स्लिट के हिसाब से भी कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं भाई, बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, देखो यहां ध्यान से। अब डिफ्रैक्शन में भी क्या होगा, एक होगा बेटा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, देखते चलिएगा अच्छे से, समझ में आएगा आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना भी यही है, आपके सिलेबस में भी यही पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखिए। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन आपको नहीं पढ़ना है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बेटा क्या रहेगा कि आपका यहाँ पर ऑपेक ऑब्जेक्ट मतलब दीवार समझ लो, ठीक है, और यहाँ पर आपका होगा ओपनिंग होगा। ओके, इस प्रकार का ओपनिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस प्रकार का होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा रहना चाहिए आपको अच्छे से पता। और यहाँ पर क्या रहेगा, स्क्रीन आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट आप ऐसे यूं गिराओगे, ऐसे लाइट गिरेगा, यूं ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या होगा आपका यहाँ पर लाइट गिरेगा, यहाँ आएगा, यूं ऐसे एंट्री होगा। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पर देखो क्या होगा, ढेर सारा वेवफ्रंट बनेगा। बोलिए यहाँ सर बनेगा? Yes, sir. बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, वेवलेट्स भी तो होगा, ढेर सारा होगा कि नहीं होगा वेवलेट्स, बोलिए Yes, sir. बताइए। अब बेटा क्या होगा कि मैं आपको समझा रहा हूं, बस ध्यान सुनिए। देखिए बेटे ये वेवलेट से क्या होगा, देखो एक से रे यहाँ चल गया, जैसे मान लो इसको मैंने ए मान लिया, ये वेवलेट बी है और ये क्या है सी है, तो हर एक से रे चलेगा यहाँ पहुंचेगा। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैं इसको बस सीधा करके दिख कर रहा हूँ यहाँ पर, अब टेंशन ना ले। तो देखिए हर एक से, इससे भी रे चला, इससे भी चला, उसी प्रकार से इससे भी तो रे चलेगा और यहाँ पर मिल जाएगा। बोलिए तीनों से चलेगा रे। Yes, sir. अब आप ये सोचिए कि ये यहाँ पर सिंगल स्लिट है। देखो अब आपने यहाँ पर क्या किया, सिंगल स्लिट में आपने क्या किया, देखो अभी वेवलेट्स को ढेर सारा क्या किया, सोर्स आपने मान लिया, सबको सबसे वेव आपने निकलवाया, यहाँ पर क्या किया आपने यहाँ पर सुपर इम्पोज करवा लिया। तो ये आपका क्या है, ये एक्चुअल में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, एक ही ओपनिंग है, ये ध्यान रखिए। अब कहोगे फिर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, फिर बाकी इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन मैं करूंगा भी, नो डाउट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अभी यहाँ पर क्या होगा बेटे, ठीक इसके अपोजिट देखो, ये ठीक एकदम क्या है, मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि ये है आपका स्मॉल डी, इसको बोलते हैं स्लिट का ओपनिंग कितना है, स्लिट कितना वाइड है, कितना चौड़ा स्लिट है, तो ये डी है, ये ध्यान रखिए। और बेटे यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, मालूम है ना, पहले भी बोल रखा है मैंने, तो यहाँ भी वही बनेगा, Yes. डिफ्रैक्शन में भी वही होगा। लेकिन अब पहले की तरह देखो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर भी आपसे पूछा जाएगा, मैं अभी बताऊंगा, आप नो डाउट, अभी निश्चिंत रहो, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले ये आप नोट करिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा ये आपका क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है।
हो गया नोट? जल्दी से बोलेंगे। जल्दी बताइए। Yes, sir. इरेज कर दो बेटा। Yes, sir. चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब एक होता है सिंगल की जगह डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो डबल स्लिट तो होता है बिल्कुल एक प्रकार का क्या चीज, YDAC के तरह ही होता है, बिल्कुल डबल स्लिट वाला। लिख लीजिए, आप लिखना चाहे तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, यूं ऐसा, फिर यहाँ एक ऐसा ओपनिंग, और फिर एक यहाँ पर ऐसा ओपनिंग। ये होता है आपका डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। यहाँ से भी लाइट एंट्री मारेगा, यहाँ से भी लाइट एंट्री मारेगा, यहाँ से भी लाइट एंट्री, यहाँ से भी लाइट एंट्री, यहाँ से भी एंट्री होगा, और यहाँ हमारा क्या होगा, स्क्रीन होगा। तो यहाँ पर ये S1, ये S2, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या होगा, लाइट चलेगा, यहाँ से भी लाइट चलेगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो ये आप देखें ध्यान से, तो ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का डबल स्लिट डिफ्रैक्शन है, नोट कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। नोट कर लिया बोलो। जल्दी बोलिए। Yes, चलिए लिख लिया होगा, अच्छी बात है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखने वाला हूं, जो कि आप लोगों को भी लिख लेना है। ठीक है, नीचे लिखेंगे एक दो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, कि जितने भी प्रकार के वेव्स होते हैं, तो वेव्स आपको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, कई प्रकार के वेव होते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली मैं बोलूं तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, दो प्रकार के मेनली वेव होते हैं। मैं आपसे पूछा एक सवाल कि लाइट वेव कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? आपका क्या जवाब होगा, बोलिए, बताइए। देखिए वेव्स आपका क्या होता है, दो प्रकार का वेव्स होता है। ठीक है, मैं आपको कैटेगराइज करता हूं। देखो वेव्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने कैटेगराइज किया होगा, मैकेनिकल, मैकेनिकल, ठीक है, वेव। ध्यान सुनेंगे, मैकेनिकल वेव। और एक और बेटा इसमें होता है, जो कि होता है कौन सा, नॉन, non-mechanical. हाँ मैकेनिकल होता है। अब मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल क्या होता है, इसमें पार्टिकल की आवश्यकता होता है, ये बिना पार्टिकल का प्रोपगेट होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसमें आप चाहो तो इसको दो प्रकार से आप डिवाइड करते हो। ठीक है, मतलब मोशन के हिसाब से, वाइब्रेशन के हिसाब से। तो वाइब्रेशन के हिसाब से इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करूं ना, तो इसमें आप कहते हो कि सर जी दो प्रकार होगा, एक होगा आपका कौन सा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ओके। और इसमें एक दूसरा होता कौन सा, Longitude. लॉन्गिट्यूडनल, ट्यूडिनल, ओके। ये दो होता है, ये ध्यान रखिए। अब ट्रांसवर्स में, मतलब जो मैकेनिकल वाला है, उसमें ट्रांसवर्स में आपका आता है स्ट्रिंग वेव, रस्सी वाला वेव, स्ट्रिंग वेव। रस्सी में जो वेव आप पैदा करते हो ना, वो स्ट्रिंग वेव है, वो एक ट्रांसवर्स वेव होता है, ध्यान रखिए। और लॉन्गिट्यूडल क्या होता है बेटा, साउंड वेव होता है। ठीक है, और ये आपका मैं बता दूं, नॉन मैकेनिकल में एक ही वेव आता है, कौन सा, जिसको आप बोलते हो Electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बेटे मैं बता दूं आपको कि यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका क्या होता है, ये भी आपका एक प्रकार का ट्रांसवर्स होता है। अब ये मत कह रही कि सर यहाँ पर मतलब यहाँ भी ट्रांसवर्स है, यहाँ भी ट्रांसवर्स है। भाई ट्रांसवर्स बताने का मतलब ये है कि वाइब्रेशन किस प्रकार का हो रहा है, वाइब्रेशन के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ट्रांसवर्स होता है ये भी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. जल्दी बोल। हाँ, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। और मैंने बोला लाइट क्या है भाई, लाइट आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान रखिए। अब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब लाइट कौन सा वेव होगा, अपने आप में वो ट्रांसवर्स वेव है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके बेटा, अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का वेव हो, सुन लो भाई,
किसी भी प्रकार का, चाहे इस मतलब इस ग्रुप से हो और चाहे इस ग्रुप का हो, इस ग्रुप का वेव हो या इस ग्रुप का वेव हो, किसी भी ग्रुप का वेव हो, वो डिफ्रैक्शन कर सकता है, इवन वो इंटरफेरेंस भी कर सकता है। लग रहा बात ही नहीं समझ में आपको है क्या मैं बोल रहा हूं? सुनिए, किसी भी प्रकार का वेव हो, चाहे इस ग्रुप का हो चाहे इस ग्रुप का हो, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों कर सकता है। बातें समझ में आ रही है? बोलो, यस सर। क्या समझ में आपको आया? बोलो आप मुझे, सर जल्दी से बोलो। मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल वेव दोनों डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये सीधा बोलो ना, आपका वेव ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, एनी वेव, कोई भी वेव हो, किसी प्रकार का वेव आपका क्या कर सकता है? आपका बच्चा लोग क्या कर सकता है? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कर सकता है। तो नीचे एक यह पहले लिख लो और नीचे एक लाइन में लिखा देता हूं, नीचे लिख लो, एनी टाइप ऑफ वेव, नीचे की लाइन लिखो, एनी टाइप ऑफ वेव, नीचे लिखिएगा अच्छे से, एनी टाइप ऑफ वेव, एनी टाइप ऑफ वेव ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रांसवर्स ऑब्लिक, एनी टाइप ऑफ वेव ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रांसवर्स ऑब्लिक क्या चीज? लॉन्गिट्यूडनल। लिख लिया? बोलो। यस। एनी टाइप ऑफ वेव ब्रैकेट में ट्रांसवर्स ऑब्लिक क्या चीज? लॉन्गिट्यूडनल। हो गया? बोलो। यस सर। ट्रांसवर्स कॉमा ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल, ब्रैकेट बंद कर दिया। कैन डू, आगे लिखिएगा ब्रैकेट बंद करके, कैन डू डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। आई होप आप समझ चुके होंगे, जल्दी से बोलेंगे। यस सर। ओके बेटा, एकदम अच्छे समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। अब मेरा एक सवाल, क्या साउंड डिफ्रैक्शन कर सकता है? क्या साउंड वेव का डिफ्रैक्शन होता है? पूछा जाएगा सवाल में, बोलिए। यस सर, हो सकता है। बिल्कुल 100%, मैंने बोले कोई भी वेव हो डिफ्रैक्शन होगा, साउंड हो, लाइट हो, अनाप शनाप जो भी वेव हो, सबका डिफ्रैक्शन होता है। समझ गया? यस। बेटे इसको लिख लो, ये लिख लो, हो सकता है आप भूल जाओ, ठीक है भाई, इसको आप लिख लो, इसके बाद मैं फिर अगले पेज में चलूंगा। लिख लेंगे सभी बच्चे? इसके बाद फिर मैं इसको स्विच करता हूं, जल्दी से नोट करो। बोल दे भाई। यस सर, लिख लिया। चलो भाई, हो गया, अच्छी बात है। तो आपने ये देखा, किसी भी प्रकार का वेव होगा वो क्या करेगा? इंटरफेरेंस भी करेगा और डिफ्रैक्शन भी करेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो गलत मत करिएगा, लिखिएगा। अब आपसे जैसे सवाल पूछा जाएगा क्या कि साउंड वेव कैन डू डिफ्रैक्शन, आंसर कहेंगे यस, या रहेगा साउंड वेव कैन डू इंटरफेरेंस, यस। ध्यान रखिए, तो किसी भी प्रकार का वेव वो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस करेगा। और लेकिन एक और फेनोमेना है आपको जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ही प्रकार का वेव करता है, कौन? ओनली ट्रांसवर्स वेव। क्या ये लाइन लिखा दूं या आगे मैं लिखा दूंगा बाद में जब पढ़ाऊंगा पोलराइजेशन? बोलो, बोलिए, क्या कहते हैं आप लोग? मैंने क्या बोला? पोलराइजेशन एक ही प्रकार का वेव कर सकता है। वो कौन सा वेव है? वो है ट्रांसवर्स वेव। ध्यान रखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी पोलराइजेशन नहीं कर सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का कभी भी पोलराइजेशन नहीं होता है, केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है। अब आपको पहले पता होगा ये पोलराइजेशन होता है, तभी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते, चलिए रहने दीजिए इसको। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन की कहानी यहाँ पर क्लियर है। अब आपको लग रहा है डिफ्रैक्शन में कुछ पूछना, जल्दी से बोलिए। यस सर। चलो भाई, तो अब यहाँ पर ये कहानी खत्म है भी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। ओके भाई, जल्दी से बोलो, यस सर। जल्दी बोलिए। चलिए, तो हेडिंग नीचे डाल दीजिएगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन।
इसी को हम डिस्कस अब करेंगे, पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, आप टेंशन ना ले, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है बेटा टॉपिक हम लोग का, हेडिंग डालो। अभी हेडिंग तो डलवाई था मैंने, बोला भी लिखा है अभी मैंने, तो आप केवल डाल दो हेडिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जल्दी से सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन डाल दिया हेडिंग, जल्दी बोलो। यस सर। ओके बेटा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो सेटअप का फोटो बना लेते हैं, सेटअप हमारा होगा कैसा, सेटअप बन जाएगा तो बाकी का हम लोग आगे देख लेंगे। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करवा दूंगा और बाकी फिर मैं इससे आपसे बोलूंगा डिटेल से, इससे अपना खुद एक नोट्स बना के मुझे सेंड करिएगा आज। सुन लीजिए भाई, आज इसका मैं मैथमेटिकल पूरा टर्म आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। मैं इससे आपसे एक नोट्स में अभी आपसे मैं भाई चाह रहा हूँ कि किस पर एक नोट्स अच्छा बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से लिखाऊंगा भी, आप निश्चिंत रहें। और मुझे इस पर हर हालत में एक नोट्स चाहिए आप लोगों से, एकदम मैं देखूंगा, मैं चेक करूँ भाई किसने कितना बढ़िया बनाया है और किसका अच्छा है खराब है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाना चाहिए। ओके भाई, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, दिक्कत। देखिए अब क्या है बेटा कि यहाँ से लाइट यहाँ पर चलेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से भी लाइट क्या होगा, यहाँ चलेगा पहुंचेगा, यहाँ से भी लाइट क्या होगा, यहाँ चलेगा यहाँ पहुंचेगा। ये लाइट सब क्या होगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस कर लेगा। समझे, बोलो जल्दी बोलो। अरे ये लाइट था ना यहाँ भाई, यहाँ से लाइट चला, अब ये देखो ना, इसे मैंने क्या बोला कि ये वेवलेट्स ए है, ये वेवलेट्स क्या है बी है, और ये क्या है सी है। तो सबसे वेव चलेगा ना भाई, क्योंकि आपको पता Yes. होगा वेवलेट्स भी क्या है, वेवलेट्स भी एक सेकेंडरी सोर्स होता है। आपको पता होना चाहिए कि वेवलेट्स भी क्या होता है, एक प्रकार का सेकेंडरी सोर्स होता है, यदि आपको अच्छे से मालूम हो तो वेवलेट्स एक सेकेंडरी सोर्स है, तो उससे भी वेव निकलेगा, और वो उससे भी वेव निकल के क्या हुआ, यहाँ पर आकर सब क्या हुआ, सुपर इम्पोज करके मिल गया। आ रही बात समझ में? Yes. ओके बेटा, अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ऐसे खींचने वाला हूं, जो कि यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 का फीलिंग लाएगा। ओके बेटा, क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका डी लार्ज होता है, मैं कितनी बार बताऊं बेटा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये आपका, ये क्या है, ये आपका स्मॉल डी है, और यहाँ पर इसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। और आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा लेस लेस क्या होगा, स्मॉल डी एंड एंड डी क्या होगा, मच मच लेस क्या होगा, कैपिटल डी। ये ध्यान रखिए। ओके है भाई, जल्दी से बोल दो। Yes. ये ध्यान, ये सब जगह मैं बोल रहा हूँ, ये सभी जगह, ऐसा नहीं कि यहीं पर। उसके बाद नेक्स्ट में बता दूं बच्चा लोग आपको, नेक्स्ट में थोड़ा सा कि वही घिसा पिटा पूरा कहानी है, इसमें कुछ आपको नया करना तो है नहीं। डॉट डॉट करके यहां पहुंचे, यहां पर होगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये भी आपको मालूम ही होगा। अब यहां पर, अब आप देखें ध्यान से, तो यहां पर आपका, ये आपका क्या है, कोई यहां पर एनएस फ्रिंज बनेगा, एनएस नंबर का होगा। अरे एनएस बनेगा तो एनएस किसका होगा, हो सकता है ब्राइट का हो सकता है डार्क का हो, ठीक है भाई। तो ये मैंने पोजीशन क्या मान लिया, वाई एन मान लिया। ओके है भाई, जल्दी से बोलो। Yes. Sir. ओके बेटा, और ये स्लिट का विड्थ कितना है भाई, स्लिट का विड्थ कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट का नाम स्मॉल ए रखता हूं, वो पी है, ये सी है, ठीक है। और ये आप चाहो तो इसको क्या कर दो, बी कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चकाचक है, ठीक है भाई। इससे चाहो तो डी भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहां तक ओके है। अब आप ये समझेंगे, ठीक है भाई, आप ये देखें यहाँ ध्यान से, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब आप यहाँ देखो कि एक ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, दिख रहा है भाई, जल्दी से बोलो। Yes. Sir. आपको कई प्रकार का ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो बेटे मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर, मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है इस रे के बीच में और इस रे के बीच में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ यही तो होगा, ये वाला होगा ना, बोलो इसके Yes. इसके बीच में। ओके, तो मैं पाथ डिफरेंस निकालूं डायरेक्ट यहाँ पर, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाथ डिफरेंस, यहाँ पे इधर ही लिखता हूँ। ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रहा हूँ। तो बेटे पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन कौन सा, किसके किसके बीच का, ए और मैं सी के बीच का लिख रहा हूं पहले, बिटवीन
किसके बीच में? पहले बिटवीन ए एंड सी, ये ध्यान रखिए, मैं ए और सी की बात कर रहा हूं, ठीक। तो इसके बीच की बात करोगे बेटा, तो डायरेक्टली यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा कौन सा? ए सी, यानी इसके बीच का यहां पर पार्ट डिफरेंस, जो कि यहां पर क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा ए से कहां तक का, सॉरी सी से कहां का? पी का लेंथ, यानी यहां से यहां तक का लेंथ, माइनस कहां से कहां का? ए से पी तक का लेंथ। बच्चा लोग ये निकालोगे सॉल्व करके, तो आपको ये पता है कि ये चीज कितना मिलने वाला है। ये यहाँ यदि इस पॉइंट का नाम आप क्या रख लो, इसको हटा दो, ये भाई यहाँ सी मेंशन ही कर रखा तो क्यों लिखूं? तो क्या मिलेगा? स्मॉल सी इंटू ए, क्या यही मिलेगा बच्चा लोग? जल्दी से बोलो, यस जल्दी बोलिए। ओके बेटा, आगे यही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ तक का हो गया आप लोगों का, तो इसके बाद का कहानी यहाँ पर हम देखिए, इसको हम थोड़ा समझे यहाँ पर। तो पार्ट डिफरेंस आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि कल को ये एंगल आपका क्या हो? अल्फा हो। तो आपको पता है ना कि ये भी एंगल अल्फा ही होता है, ऑलरेडी मैंने पहले ही बता रखा है। यस बोलिए, बता रखा है आपको पहले ही, ऑलरेडी ये सब हो चुका है, बता रखा मैंने, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन कौन सा भाई? ए सी ए, ये वाला ट्रायंगल आप देख लो वहां पर भी। तो ये एक ट्रायंगल यहां बन रहा है बेटा, ये यूं कुछ इस प्रकार का सीन है ऐसा। ये आपका क्या है? स्मॉल सी, ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए। इस ट्रायंगल में ये आपका डी है, ये क्या है? अल्फा है। और ये आपका यही तो है पार्ट डिफरेंस, कौन सा? डेल्टा एक्स ए सी। मुझे यही तो चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो यहां से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? दिस अपॉन दिस, डेल्टा एक्स ए सी अपॉन स्मॉल डी। तो ऐसा करने से क्या मिलना है? डी साइन अल्फा मिलना है। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक हो गया, चकाचक है, कोई बात नहीं भाई, निकल गया। अब आप देखिए ध्यान से, तो यहां पर एंगल क्या होगा? ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो सारे एंगल्स छोटे होंगे, ऑलरेडी ये भी चर्चा हम लोग का हो चुका है। जब सारे एंगल्स हमारे बहुत छोटे होंगे, तो आप चाहे यहां पर, तो देखो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट यहां साइन अल्फा पहले लिख लेता हूं, क्या होगा? तो साइन अल्फा होगा डेल्टा एक्स ए सी अपॉन डी। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एंगल बहुत स्मॉल है, बहुत एंगल छोटा है, तो मैंने बोला भाई इसी चीज को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? टेन अल्फा भी रिप्लेस कर सकते हो। आई होप आप समझदार हो, समझ चुके हो, कोई दिक्कत इसमें बोलो, यस कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर ओके बेटा, तो एक काम करिए, जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से करिएगा नोट थोड़ा सा फास्ट। आज आपका डिफ्रैक्शन हो जाएगा खत्म, डिफ्रैक्शन खत्म। इसके बाद हम लोग का क्या बचेगा? इसके बाद हम लोग का बचेगा पोलराइजेशन। डन सर डन ना? चलो बेटा, डन हो गया, आगे बढ़ते हैं इसको। इसको अब मैं मिटा रहा हूं भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को भी। चलो भाई, यहाँ पर ये हो गया, खत्म है। एक चीज और लिखना चाहो यहाँ पर, मैं बता दूं, हो सकता है कभी कभी पूछा जाता है, ये मिड पॉइंट है ना, ये बी तो मिड पॉइंट है, तो पूछा जाएगा कि ए एंड बी के बीच में कितना होगा पार्ट डिफरेंस? तो ए एंड बी के बीच में पार्ट डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या होगा? डेल्टा एक्स। आप किसके बीच में निकालना चाह रहे हो? ए और बी के बीच निकालना चाह रहे हो, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या होगा? बी टू पी का लेंथ और माइनस ए टू पी का लेंथ। जब आप सॉल्व करके निकालोगे ना बच्चा लोग, तो ये निकल के आएगा बी डी, ये निकल के आना है, ठीक है। और मजे की बात ये है कि इसका ये आधा होगा, ओके, यानी डेल्टा एक्स किसका? एसी के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है ना, उसका ये आधा होगा, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है भाई, जल्दी से बोलो। यस सर ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते रहिए, देखिए, क्योंकि ज्यादा ये मुश्किल ये सब नहीं है। डिफ्रैक्शन बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कहानी अंतर है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा क्यों अंतर है, क्यों इसमें गड़बड़ी होता है, क्यों होता है दिक्कत, मैं सब अभी एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा लेके। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं आगे लिखने वाला हूं बेटा, पोजीशन ऑफ nth
फ्रिंज। ओके बेटा, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, जल्दी से बोलो, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर आता है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन आपका होगा, ठीक है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन आपका होगा, ओके, वो क्या होगा, तो आंसर ऑब्वियसली ये y होगा, ये y होगा, यही होगा, नहीं बोला y n होगा। सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू y n, ये होगा। एंड y n डिफाइन कैसे होगा, तो देखिए यहां ध्यान से, हाउ टू डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल, कौन कौन सा भाई, बीपीसी, ये वाला, यही वाला, आप इसको चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो भाई, लेकिन आप हो सकता है कि आप गड़बड़ कर दो, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर इसका मुझे नाम ही अलग रखना चाहिए था, हालांकि आप समझ जाओ कि मैं ऐसे इसको करता हूँ, इन ट्रायंगल बीपीसीएम, ध्यान रखिएगा, बीपीसीएम यानी ये वाला ट्रायंगल। ओके बेटा, कोई दिक्कत है बोलो, जल्दी बोलो। यस। तो भाई यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है आपने, देखिए ये डी है, ये अल्फा है, और ये वाई एन है, तो यहाँ से टेन अल्फा डायरेक्ट आपको निकालना है। क्या होगा टेन अल्फा, जल्दी से बोलिए, तो टेन अल्फा आपका हो जाएगा बेटे वाई एन अपॉन डी, तो वाई एन क्या होगा, डी टेन अल्फा, तो वाई एन बेटे क्या होगा, डी तो डी ही रहेगा, टेन अल्फा क्या होगा, तो ऑलरेडी आपने टेन अल्फा निकाल रखा था, याद करें क्या था भाई टेन अल्फा, जल्दी से बोलिए, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस बाय स्मॉल डी, जो कि पहले भी बता रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया मैं करवा रहा हूँ। ओके बेटा, जल्दी बोल। यस। ओके बच्चा लोग, सभी लोग बताओ, ओके ना, तो इसको नोट करिए। ओके बोलो, तो आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से बोलो। यस। चलिए इसको क्लीन करिए, जल्दी से मिटा दो। यस। जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, इसको नोट करिए और देख लीजिए पीछे, मैं 2 मिनट बता रहा हूँ। चलो बेटा, अब ये कहानी आपका हो गया समाप्त, अब शांत होकर देखिएगा थोड़ा सा। अभी जो बताऊंगा ना, वो बहुत ही भयानक और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता है कि सर जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, आप सवाल भी कर सकते हैं, बट मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना सही से। हालांकि आपको दिक्कत होना बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं समझा रहा हूं। तो नीचे एक आप पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से अच्छे से, नीचे पहले पॉइंट आपका क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, मैं खुद से लिख रहा हूं, आप टेंशन नहीं लो, आप बाद में नोट करना, मैं लिख रहा हूं, आप बाद में आराम से नोट करना। तो अगला बेटा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है भाई, तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट निकालेंगे हम, सेंट्रल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में। तो मैं बता दूं, मैं मुझे निकालना है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहां पर इन डिफ्रैक्शन, एक लाइन में लिखूंगा, इन डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस फॉर nth मैक्सिमा, फॉर nth मैक्सिमा, मैक्सिमा इज इक्वल टू कितना होता है भाई, इक्वल टू होता है यहां पर पाथ डिफरेंस nth मैक्सिमा के लिए, आपको पता रहना चाहिए, ये होता है 2n+1, ध्यान रहे 2n+1 λ/2, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये देखो, ये चीज आपने देखा होगा इंटरफेरेंस में डार्क के लिए, ये चीज आपने ऐसा देखा होगा डार्क के लिए, लेकिन यहां पर ब्राइट के लिए। मैं बोलूंगा भाई फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, अभी मैं कुछ बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा
मैक्सिमा पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना भाई, तो इक्वल टू भाई कितना होगा फर्स्ट के लिए, तो यहां पर 1 रखिए, 1 रखेंगे कितना आएगा 3 लैम्डा बाय 2। ओके भाई, इसी प्रकार से आप लिखेंगे किसके लिए, फॉर सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या होगा, तो यहां पर 2 लिखिए, तो क्या होगा 4 एक 5 लैम्डा अपॉन 2। क्या ये बात आपको ओके है या दिक्कत है, बोलिए। ओके सर। ये आपको पहले पता रहना चाहिए, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करिए फटाक से। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट नोट करिए। डिफ्रैक्शन आज खत्म करना है मुझे, डिफ्रैक्शन के साथ मुझे हर हालत में आज पोलराइजेशन भी खत्म करना है। मतलब ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाना चाहिए। ये चैप्टर खत्म, मतलब अगले वीक से मैं सीधा आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर दूंगा, ठीक है भाई। अगले फिजिक्स मतलब आपका समझो आप लोगों का केवल और क्या बचेगा, मॉडर्न फिजिक्स ही बचेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स तो जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं है बिल्कुल। हो गया नोट, जल्दी से बोलिए वाला। यस सर। ओके चलो, तो अब कुछ नहीं भाई, अब हम लोग इधर साइड में देख लेंगे, किसके लिए, मिनिमा के लिए देख लेंगे इधर साइड में। बट पहले मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। जब ये हो ही गया, इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट करते हैं। तो भाई पोजीशन ही मुझे लिखना है एनएच का, ठीक है भाई। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। बहुत अभी एकदम बोला ना कि एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम में आपको यही सब चीज लिखना पड़ेगा डिटेल से, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एनएच का पोजीशन, तो आंसर आएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू रख दो, तो 2 देखना भाई यहां से 2n+1। ओके भाई, उसके बाद लैम्डा डी बाय 2 नीचे चलाएगा 2d। ये nth मैक्सिमा का पोजीशन हो गया। ओके बोलो। यस सर। अब अगला आता है बेटा, जैसे फ्रिंज विड्थ निकाला था ना, वहां जहां भी निकालेंगे फ्रिंज का चौड़ाई, कितना चौड़ा पट्टी बनेगा, तो फ्रिंज विड्थ किसका, ब्राइट का पहले निकालते हैं, ऑफ ब्राइट। तो ब्राइट का फ्रिंज विड्थ आप जब निकालेंगे ना, तो बीटा क्या आएगा, एग्जैक्टली आप निकालो जैसे पहले निकालते थे ना, याद है ना भाई पहले, वैसे यहां भी निकालेंगे, तो आंसर आएगा डी लैम्डा बाय डी ही आएगा। ये ध्यान रखें, ठीक है भाई। लेकिन ये आपका है ब्राइट का, मैं यहां लिख दूं एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा। अरे ये एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा का क्या मतलब है, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो ब्राइट ही है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ के बाकी जितने ब्राइट है सबका फ्रिंज विड्थ इतना ही होगा। बात समझ में आई, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। तो भाई एक सवाल आया कि सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ कितना होता है, तो आंसर होता है बाकी अदर का 2 गुना होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भाई मैं यहां लिखूंगा फ्रिंज विड्थ ऑफ किसका भाई, सेंट्रल मैक्सिमा इज कितना भाई, तो बीटा सीएम बराबर 2 गुना ऑफ क्या चीज, बाकी अदर का। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा फैल जाता है, 2 गुना हो जाता है बाकी का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कहां यहाँ की कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट किसकी, डायरेक्ट हम बात करते हैं एनएच पोजीशन ऑफ किसका भाई, एनएच डार्क का। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं ना, पोजीशन ऑफ एनएच क्या भाई, डार्क का। तो एनएच डार्क का पोजीशन, तो मैं डायरेक्ट में पार्ट डिफरेंस पर मैं डार्क के लिए लिख देता हूं भाई। तो डार्क के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा ना, वो एन लैम्डा हो जाएगा। आपको पता है भाई, वहां पर आपका वो बस क्या हुआ, चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या आएगा, वाई एन। और बेस्ट बात है कि होगा एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आई होप आप समझ रहे हो कि फ्रिंज विड्थ निकालोगे, यहाँ पर डार्क के लिए फ्रिंज विड्थ निकालोगे, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ तो वही मिलने वाला है, बीटा इक्वल से क्या चीज, बीटा इक्वल से क्या मिलेगा आपका, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आ रही बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर।
चलिए कॉपी करिए, कॉपी करिए, पूरा खत्म, खत्म है ये वाला। अभी कुछ पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा डिफ्रैक्शन में भी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं। जैसे कि देखिए डिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, जैसे इंटरफेरेंस में क्या था कि हर एक ब्राइट का इंटेंसिटी सेम, हर एक ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई भी सेम। अब मैं बात करूं डार्क में, तो हर एक डार्क का इंटेंसिटी क्या सेम 000, हर एक डार्क का फ्रिंज विड्थ सेम। लेकिन यहां पर देखो कहानी उल्टा हो गया, कहानी उल्टा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। यहाँ आप ये समझो कि जितने भी ब्राइट है ना, सबका इंटेंसिटी सेम नहीं है, सबका जितना ब्राइट सबका अलग अलग इंटेंसिटी होगा, किसी भी दो ब्राइट का इंटेंसिटी सेम नहीं होगा। हाँ ये आप कह सकते हो कि हाँ दो आप पकड़ लो, जैसे कि एक ऊपर उसी पोजीशन पर, एक नीचे उसी पोजीशन पर, सेम हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर आप चले जाओ, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के एक साइड में, मतलब मैं ऊपर की बात करूं या नीचे की बात करूं, तो सेंट्रल मैक्सिमा के एक साइड में दो ब्राइट का इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकता है। आधी बात समझ में बोलो? यस सर। ओके, इसको नोट करिए, आगे बढ़िए। डन सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स वगैरह है, नीचे एक लाइन लिख लो, इन डिफ्रैक्शन, पॉइंट लिखो, इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी, intensities in diffraction, intensities of two maximas, of two maximas, of two maximas, two maximas, same side of central maxima, same side of central maxima are not equal, are not equal। ये ध्यान रखें, ये बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। अगला पॉइंट लिखेंगे, डिफ्रैक्शन में ही लिखेंगे अगला पॉइंट। अब देखिए डिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। अगला पॉइंट लिखो, इन डिफ्रैक्शन, इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी डिक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज, 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 लिख लिया? बोलो डिक्रीज, लिख लिया? बोलो। यस सर। डिक्रीज if move from, if move away from central maxima, if move away from central maxima, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से जैसे दूर जाओगे तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो इंटेंसिटी घटता जाएगा। ठीक है, सबका सेम नहीं रहेगा। अगला पॉइंट लिखो भाई, अगला पॉइंट लिखो, अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ये सब कुछ तो ओके है, चकाचक है, बाकी सब कुछ ओके है। इसमें डिफरेंस वगैरह पूछेगा, सब डिफरेंस आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए। नीचे लिखेंगे, लिखना है यहाँ पर, ये एक्चुअल में किसका ये सुपरपोजिशन, जैसे याद करो इंटरफेरेंस किसका था, दो सोर्स जो वेव निकलता था ना उसका सुपरपोजिशन होता था। यहाँ पर वेव किससे निकलेगा, वेवलेट से निकलेगा, उसका ये सुपरपोजिशन होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। जल्दी बोलो। हाँ ये सब ध्यान रहना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर आपका डिफ्रैक्शन हो गया खत्म, डिफ्रैक्शन करते हैं, बाय बाय। जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड लोग, जस्ट 1 सेकंड। हाँ भाई, तो अगले हम लोग आते हैं प्रॉपर, डिफ्रैक्शन आपका हो गया खत्म है, डिफ्रैक्शन में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, अब डिफ्रैक्शन के बाद हम लोग दो बैठे हमारे, ठीक है, डिफ्रैक्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का है डिफ्रैक्शन के बाद पोलराइजेशन है सीधा। ठीक है, तो अभी पोलराइजेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, फिर बाकी एक दो छोटे मोटे टॉपिक से इसको हम लोग फिर देख के खत्म करेंगे। देखिए तो नीचे हेडिंग डाल देंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन खत्म है भाई।
भाई एक चीज और यहाँ पर देखो, हेडिंग डालने से पहले एक चीज सुनो, आप चाहो तो ये बना सकते हो, आप चाहो तो ये बना सकते हो। क्या चीज? देखिए डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका होगा? सेंट्रल मैक्सिमा का, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगा। देख रहे हो, ये घटेगा। अब और देखो ये मैक्सिमा यहाँ है, देखो इसका इसका देखो कितना है, देखो यहाँ भी मैक्सिमा, यहाँ भी, लेकिन इंटेंसिटी देखो कितना चेंज है। फिर आगे बढ़ो और घटेगा, और आगे जाओ इंटेंसिटी और घटेगा, बस सोन आगे फाइनल क्या हो जाएगा? ये फाइनली आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा, खत्म इधर। वही कहानी इधर भी होगा। वही कहानी क्या होगा? एग्जैक्टली इधर भी होगा। यहाँ ये ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पर हर एक का इंटेंसिटी क्या, हर एक मैक्सिमा का सेम नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? जल्दी से बोलो। लिख लीजिएगा। यहाँ पर इंटेंसिटी है, और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो पार्ट डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ का क्या होगा? लैम्डा। यहाँ पहली बार कहाँ कौन मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा। कहाँ पर? 3λ/2 पर। ये कौन? ये डार्क है, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ 0 है। ये कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? ये होगा 2λ। ये कौन होगा? 5λ/2। समझ में आ रहा है? बोलो ये बोला। यस। कॉपी कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है, तो भाई पोलराइजेशन क्या होता है समझाता हूं, शांत होकर देखो, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए भाई मैं समझाता हूं, शांत होकर देखना, और एक लाइन लिख लो पोलराइजेशन में। नीचे लिखो लाइन, नीचे लिखिएगा, लाइन लिखिएगा। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the restriction of vibration of electric field the restriction of vibration of electric field called polarization of light called polarization of light। अगली बात समझ में यहाँ तक बोलो। देखिए मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, आपको ध्यान से देखेंगे 2 मिनट। आप ये समझो कि ये एक प्लेन मैंने बनाया है, ओके, ये पेपर का प्लेन है। एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर एक लाइट निकल रहा है, इस पेपर से परपेंडिकुलर लाइट निकल रहा है, मतलब ये पेपर है, ठीक है, पेपर से परपेंडिकुलर बाहर लाइट निकल रहा है, ओके। तो क्या होगा कि इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्या होता है? प्रेजेंट होता है इस पर। अब वो लाइन होता किस सेंस में है, मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा आपका लाइन होगा क्या चीज? पेपर के प्लेन में होगा। अच्छा, पेपर के प्लेन में होने का मतलब क्या? कि जो लाइन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हमेशा लाइट के रे पर परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखिएगा। हर एक दिशा में होगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में, हर एक दिशा में होगा। लेकिन ये ध्यान रखो, ये हमेशा क्या होगा? पेपर के प्लेन में होगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये फोटो बना ले, ठीक है। फाइनली आपको इसको दिखाना चाहो तो सबको कंपोनेंट वगैरह तोड़ के दिखाओगे ना, तो एक वाइब्रेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इस दिशा में दिखा दो, सबको तोड़ना कंपोनेंट में। तो एक होगा ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, लाइट यू जैसे जा रहा है, और एक वाइब्रेशन दिखा दो यू ऐसे वाला। मतलब देखो एक ऐसा ऐसा वाइब्रेशन और एक ऐसा ऐसा वाला वाइब्रेशन, ठीक है भाई। तो इसको दिखा दो इस प्रकार से, मतलब एक वाइब्रेशन ये वाला है और एक ये लाइट जा रहा है, ये आ रही बात समझे? बोलो। यस सर। ठीक है भाई। अब आप यहाँ देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, 2 वाइब्रेशन है यहाँ पर। अब बच्चा लोग एक बात मुझे बताओ, ये मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया, यहाँ पर मैं एक ओपनिंग कर देता हूँ, ठीक है भाई, ओपनिंग करता हूँ। अब यहाँ पर ये लाइट मैंने इस पे गिराया, तो एक वाइब्रेशन ये वाला है, ठीक है भाई, और एक वाइब्रेशन ये वाला, ऐसा वाला। तो अब मुझे बताओ कौन सा वाइब्रेशन यहाँ से पास करेगा? ये वाला कि ये वाला वाइब्रेशन पास करेगा? 2 है ना, बताइए 2 में से Yes, कौन sir. पास करेगा? देखो एक है, देखो आप ऐसा समझो कि देखो 2 है, एक ये वाला वाइब्रेशन है, एक ये वाला है, कौन सा पास करेगा? ऐसा वाला या ऐसा वाला वाइब्रेशन? सर ऊपर नीचे वाला। हाँ, ये वाला क्या होगा? पास कर जाएगा, ये वाला पास नहीं करे। क्यों? देखो ये ऐसे जाएगा, इसको टक्कर में ये पास ही नहीं कर पाएगा। यानी बाहर में देखोगे ना तो आपको केवल यही वाइब्रेशन दिखेगा। बच्चा लोग बात समझ में आया? बोलो। यस सर।
तो यहां पर क्या था, यहां पर ये आपका अनपोलराइज था, ठीक है भाई, ये अनपोलराइज था, लेकिन आपने जैसे एक वाइब्रेशन को भी रोक दिया ना, ये लाइट आपका क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ये बातें क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका फोटो बनाइए बच्चा लोग, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। एक बार पूरा पीछे 1 मिनट का समय दूंगा, पूरा पीछे का देख लो, कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से फास्ट में बताना। हाँ भाई, हो गया नोट, जल्दी से बता दो, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा है भाई, हो गया नोट ये वाला, कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, देखिए देखिए, दोनों वाइब्रेशन के कारण लाइट जो कि इस वाले वाइब्रेशन की वजह से यदि इंटेंसिटी आई है ना, टोटल क्या कितना होगा, 2i होगा। अरे बात समझ में, जैसे मैं बोलूं आई नोट है, तो आई नोट क्या होगा, केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा क्या, नो, दोनों के कारण होगा। अरे बात समझ में क्या, तो अब आप जरा सोचो कि दोनों को मिला के यदि लाइट का इंटेंसिटी आई नोट है, तो आपने तो एक वाइब्रेशन गायब कर दिया ना, एक के कारण नहीं रहेगा, आधा हो जाएगा। अरे जी जरा सोच कि इतना था, लेकिन अब एक वाइब्रेशन रोक देगा, एक को आपने रोक दिया, नहीं आया बात समझ में। आ रहा है सर। हाँ, तो अब देखो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी, ये जो आपका है ना, ये इसको बोलते हैं पोलराइजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजर, ध्यान रखिएगा, या इसको कुछ लोग पोलराइड से भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा, पोलरॉइड, पोलरॉइड भी बोलते हैं इसको, देखो पोलराइजर बोलो, पोलरॉइड बोलो आपको। तो पोलराइज क्या करता है, लाइट को पोलराइज करने का काम करता है। आई नॉट था, आई नॉट बाय 2 हो जाए, किसी भी रख दो, दिक्कत है बोलो। नो सर। बोल ही नहीं रहे आप लोग। अरे इसको मैं किसी भी तरह से घुमा के, समझ गया, जल्दी बोल। यस सर, समझ। नोट कर ले इसको, ये भी मेंशन कर लो, ठीक। लॉ ऑफ मिलर पास करेगा तो आई नॉट बाय 2, अब वो समझो वो लॉ। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि ये पोलराइजर का कंसेप्ट आप यूज कहां करते हो, तो मैं बता दूं, सन ग्लासेस में। सन ग्लासेस एक प्रकार, क्योंकि जो लाइट आता है ना भाई, लाइट आपकी आंखों पे आता है, ब्लॉक कर देता है, पास ही नहीं करता है कि लाइट में जो इलेक्ट्रॉन, अब वो जैसे ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, आपकी आंखों पे क्या होगा, इंटेंसिटी कम पहुंचेगी। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का भाई, सन्नाटे में आप पोलराइजर का यूज करते हो, एक तो हो गया सन ग्लासेस हो गया यूज, ठीक है। देखो पोलराइड्स मतलब क्या, पोलराइड्स का यूज कहां करते हो, पोलराइड्स जो कि एक पोलराइजर होता है, इसका यूज कहां कहां करते हो, यूज कहां कहां यूज है,
तो इसका यूज है, पहला तो यूज है आपका क्या चीज, पहला यूज है बच्चा लोग कहां पर, जल्दी से बोलो, सन ग्लास में, सन ग्लासेस में, एरोप्लेन के विंडो में, एरोप्लेन विंडो में, ओके। तीसरा भाई कहां है, तो आप मोबाइल में लगाते हो ना ग्लासेस, देखा होगा आप, क्या पता नहीं कौन कौन सा ग्लास बोलते हो, पता नहीं गोरिल्ला पता नहीं जो भी है, तो आप जब ग्लास ओपन होगा ना, जो फोन के ऊपर एक ग्लास लगा रहता है, देखेंगे, मैं टेम्पर्ड ग्लास की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऊपर होता है ना, आपने देखा ना डिस्प्ले के ऊपर एक ग्लास जो रहता है, टच वाला ग्लास रहता है, वो देखना जब ऊपर होगा ना, बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल काला काला टाइप का है, ट्रांसपेरेंट है बट काला है, क्यों, वो एक फ्लोराइड है, वो जैसे देखो कि वो टच हटा दे ना तो भयानक इंटेंसिटी आएगा आपकी आंखों पे, आप जो डाला जाता है ना डिस्प्ले के ऊपर, वो देखेंगे एक फ्लोराइड ही होता है। आ रही बात समझ में, बोलो। तो मेन यहाँ पर आपका दो जगह यूज, एक आपका क्या चीज, यहाँ ध्यान रखें, सनग्लासेस में, एरोप्लेन के विंडो में, ये तो बहुत जगह यूज हम लोग करते हैं। अरे भाई आगे बोलो, जल्दी बताइए। घोर सन्नाटा छा गया भाई, दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को, बोल ही नहीं रहे आप लोग हो, क्या ये बात समझ में आपको नहीं आ रहा है क्या, जल्दी से बताएंगे। कोई बात नहीं है, चले भाई इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मुश्किल ये नहीं है कि आप से ये सब नहीं हो पाएगा, बहुत इजी इजी है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगला है आपका लॉ ऑफ मेलस, हेडिंग डाल देंगे सभी लोग, लॉ ऑफ मेलस, जल्दी से हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ मेलस, इसको मैं खत्म करता हूं, लॉ ऑफ मेलस समझा दूंगा, बात खत्म। और सुन लीजिए, लॉ ऑफ मेलस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, अब गारंटी नहीं, तो आप हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मेलस जल्दी से, लॉ ऑफ मेलस, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा लोग, जस्ट 1 सेकेंड, देखिए यहां, बच्चा लोग 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ भाई देखिए बच्चा लोग, मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्लोराइड है, ठीक है भाई, ये आपका क्या यहां पर है, ये समझो कि एक फ्लोराइड P1 है, एक पहला फ्लोराइड है, यहां से लाइट चला, अब दूसरा फ्लोराइड मैं यहां पर ले रहा हूं, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके सिचुएशन को, अदरवाइज पूरा गेम खराब हो जाएगा, ठीक है भाई, जल्दी से बोलो। देखो यहाँ पर ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, अब यहां से क्या होगा बच्चा लोग, यहां से लाइट आपका पास करेगा यूं ऐसे, फाइनली यहां से क्या होगा, लाइट बाहर आएगा। अब मैं बता दूं कि यहां पर आपका 2 वाइब्रेशन होगा, ओके भाई, ये आपका मान लो यहां से देखो होगा ना, यहां पर 2 वाइब्रेशन है, एक ही बचेगा भारत, केवल एक बचेगा, केवल एक बचेगा, क्योंकि एक को ये तो खा जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये P2 है, ठीक है, तो लॉ ऑफ मेलस, मैं पहले बता रहा हूं 2 प्रोडक्ट्स की, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहां पर यदि इंटेंसिटी आपका सपोज कितना हो, I0 है, तो बच्चा लोग आपको मालूम है यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, I0/2 होगा। आप चाहें तो इसे क्या मान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं I, या जो भी मानना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही बात समझ में, यहां का इंटेंसिटी कितना होगा, अरे यहां पर इंटेंसिटी ये इतना होगा, आ रही बात समझ में, जल्दी से बोलो। एक सिंगल प्रोवाइड को पास करने के बाद इतना इंटेंसिटी होता है, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, यानी Yes. इंटेंसिटी किसके बाद, पहले को पास करने के बाद। अब मैं पूछूं कि सेकंड को पास करेगा तो यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो IP2 कहता हूं, मुझे ये चाहिए, यही अब बताएगा लॉ ऑफ मेलर, ठीक है भाई। तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं भाई, शांत होकर देखना ध्यान से, ये आपका रे है, ये आपका कौन है, ये किसका ओरिएंटेशन है, तो ये है पोलराइजर P किसका, 1 का, ठीक है भाई। अब आप गौर
टिल्ड है, मतलब ये ऐसा है। ये किसका स्लिट है? देखो ये आपका है P2 पोलराइजर का। आगे बात समझे? तो दोनों पोलराइजर के बीच का एंगल कितना मान लो? थीटा मान लो। आगे बात समझ में बोलो। दोनों पोलराइजर के बीच का एंगल कितना मान लो? थीटा मान लो। थीटा। नहीं आया बात समझ में? क्या थीटा मान लिया मैंने? ठीक है भाई। तो आप ये फोटो बनाइए, मैं नीचे लाइन दिखाऊंगा, आप ये पहले लाइन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट करिए, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से नोट करिए क्विकली। डन। ओके भाई, हो गया होगा। नीचे लिखेंगे, नीचे की लाइन लिखेंगे, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ, द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइजर एंड सेकंड पोलराइजर, द एंगल बिटवीन फर्स्ट पोलराइजर एंड द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइजर इज थीटा। लिख लिया? बोलो जल्दी बोलो। यस जवाब ही नहीं है। देख बेटा, सिचुएशन ऐसा है, देख मतलब इसमें ना, इसमें जो मतलब एकदम काट रखा है ना, ऐसा है नहीं, मेरा ओपनिंग है भाई, ये थोड़ा टिल्ड है, नहीं आया समझ में? ये ऐसा टिल्ड है, ये ऐसे टिल्ड है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा, ये सिचुएशन ऐसा है। तो इसी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको यहाँ से खिसकाते हुए ऐसे कर दिया। तो ये सिनेरियो ऐसा बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से बताओ। बनेगा सर। एग्जैक्टली वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ चुके, फोटो बन गया होगा। अब देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू, नीचे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस, according to law of Malus, MALUS, according to law of Malus, लिख लिया भाई? law of Malus, intensity of polarized light, intensity of polarized light after second polarized, after second polarized, मैं इसकी बात कर रहा हूं, intensity of light after second polarized is equal to, is equal to cos square theta times, cos square theta times, cos square theta times, theta times of intensity, intensity of light just before, intensity of light just before, just before, just before second polarizer। तो second polarizer ये before में ये है और after वो है। आगे बात समझ में बोलो भाई, समझ में नहीं आया क्या? जल्दी से बोलो भाई, स्टेटमेंट समझ में आ गया? बोलो। तो यहां पर क्या होगा, स्टेटमेंट के हिसाब से IP का, तो आंसर आएगा आई, यहां वाला ठीक, इससे पहले का आई cos स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखिए। या दूसरी भाषा में कहेंगे तो IP2 क्या होगा, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, सभी लोगों को चकाचक ये कंसेप्ट ओके? जल्दी से बोल दीजिए सभी लोग। यस ये समझ सर। में आ गया? बोलो। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, यही आपका है लॉ ऑफ मिलस। ठीक है भाई, यही आपका लॉ ऑफ मिलस है। नोट करिए जल्दी से इसको और देख लीजिए इसको अच्छे से। बच्चा लोग हो गया ये वाला? जल्दी से बोलो। यस
चलो भाई खत्म है, अगला लिखिएगा ब्यूस्टर लॉ। अगला लिखो ब्यूस्टर लॉ। ये आपके वेव ऑप्टिक्स का अंतिम ये समझो एक तरह से टॉपिक है, बट एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स और है जिसको मैं बता ही दूंगा, आज ही खत्म आपका हो ही जाएगा, बाय बाय हम लोग कर ही देंगे इसको, ठीक है। बाकी हम लोग जो छूटा बढ़ा है, हालांकि आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि अब कोई टॉपिक लगभग बचा हुआ नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ आपका हो चुका है, समझो एक ब्यूस्टर लॉ मुझे पढ़ाना है। बाकी रिजॉल्विंग पावर पर चर्चा थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में चला था, एक बार और मैं चर्चा कर दूंगा अगले क्लास में जब हम लोग का अगला क्लास लगेगा, ठीक है भाई। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको करता हूं भाई इरेज। चलो भाई ध्यान से देखना, अगला है ब्यूस्टर लॉ। ब्यूस्टर लॉ, अब देखिए इस ये लॉ एक्चुअल में है क्या, मैं समझाता हूं, शांत होकर सुनना। देखो ध्यान दो, इंटरफेरिंग सरफेस है ये भाई, क्या है, नॉर्मल है। लाइट को आपने गिराया, लाइट गिर गया, अब ये लाइट क्या हुआ, यूं ऐसे चला गया, हालांकि ये सही नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ तक ओके चला जाएगा। अब यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन होगा भी, तो रिफ्रैक्शन होगा, बट सही से थोड़ा सा फोटो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फोटो को भी थोड़ा सा ठीक करूंगा। जस्ट 1 सेकंड बेटा, ध्यान से देखना अच्छे से। ये बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एंगल यहाँ पर इंसिडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसे ज्यादा रखना होगा, लगभग लगभग लग रहा है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यहाँ पर ये भी ठीक, ओके, अब सही लग रहा है थोड़ा सा। देखिए भाई यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये भी उसी के बराबर होगा, और ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, यहां तक ठीक होगा भाई। ये इंटरफेरिंग सरफेस है, ध्यान रखिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले रहा हूं, ऊपर लेना चाहो तो आप एयर ले लो, ये आपकी चॉइस है, आप जो भी रखना चाहो, सब बढ़िया है, सब से चका जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये अनपोलराइज लाइट है भाई, अनपोलराइज है तो कितने वाइब्रेशन होंगे, दो दो होंगे, मालूम है ना, जल्दी से बोलो। यस ओके, अब यहाँ कह रहा हूं कि अंदर भी जाएगा, तो क्या है, ये भी अनपोलराइज है, ये भी अनपोलराइज है, ठीक है भाई, तो ये भी आपका अनपोलराइज है। जस्ट 1 सेकंड भाई, हाँ दी, तो ये भी आपका क्या है, अनपोलराइज है, लेकिन यहां पर ये आपका पोलराइज हो जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगा। अब ये पोलराइज कैसे होगा, कारण ये कब होगा, ये मैं बताता हूं, सुना सी से देखो। तो देखिए ब्यूस्टर लॉ के हिसाब से कि जब आपका रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड, और ये आपका है रिफ्रैक्टेड, ठीक है भाई, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए ना, उस समय आपका रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये फोटो नीचे एक लाइन लिखिए, अरे लाइन लिखो, व्हेन reflected light ray and refracted light ray, when reflected light ray and refracted light ray are mutually perpendicular, लिख लिया भाई, जल्दी से बोलो, are mutually perpendicular, then reflected light ray polarize, आई बात समझिए, बोलो। यस सर। चलो भाई ओके, खत्म है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ ही गया होगा, ज्यादा कोई टेंशन है नहीं। देखिए IP प्लस R 90 होगा, क्यों भाई, ये 90 है तो दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 90 हो जाएगा। तो अब मुझे ये बता दो R क्या होगा भाई, R हो जाएगा 90 माइनस IP, ओके, यहां तक ओके होगा भाई। अब आप जानते हो कि 1 इंटू साइन IP यानी साइन R हो गया, ये वाला साइन I हो गया, और ये क्या होगा,
म्यू इंटू साइन आर। ओके है भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलिए, जहां तक ये Yes. कंसेप्ट ओके बोलिए। हाँ भाई ओके है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए साइन आई पी इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू साइन 90 माइनस क्या होगा आई पी। ओके, अब आपको पता है साइन आई पी यहाँ, ठीक है भाई, म्यू और साइन 90 माइनस आई क्या होता है, कॉस आई पी होता है। चलिए भाई खत्म। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन आई पी इक्वल टू म्यू, और यहाँ से आई पी एंगल क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू। ये बात समझ में आ गया, जल्दी से बोलिए। Yes, sir. चलिए, तो यदि इस एंगल पर गिराएंगे ना, यदि इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इस एंगल पर गिराएंगे तो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये नोट कर लिए मैथमेटिकल टर्म, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और यहीं पर आपका समझिए एक तरह से वेव ऑप्टिक्स खत्म होता है। छोटे मोटे क्वेश्चंस, कुछ और भी पॉइंट्स में आपको अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए इसको नोट कर लिए भाई, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे बेटा। Done, sir. बेटा सभी लोग आंसर एक बार करेंगे, मुझे बताएंगे आज जितना मैंने बताया इस सेशन में, क्या बेटा पूरा अच्छे से समझ में आ गया, बोलो, क्या कोई दिक्कत भी है? आया सर अच्छे से समझ में। यस सर। ठीक है, आ गया बेटा, ठीक है बेटा। अब सुनो मैं बता रहा हूँ, जितना डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी सब्जेक्टिव और कुछ भी है मैं आपको समय दूंगा, लेके मैं एक पार्टिकुलर टाइम दे दूंगा आपको, लेके एक समय दूंगा, उस समय में मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करूंगा। वो कभी भी हो, आप टेंशन नहीं हो, आप मुझे डाउट कभी भी कर देना। मैं आपको एक पार्टिकुलर टाइम, हो सकता है मॉर्निंग में दे दूं, लेके 6 से 7 के बीच में, या मान लो 8 से 9, कोई एक समय आपको मैं दे दूंगा जिसमें मैं फ्री रहूंगा। उस समय में आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. ओके बेटा, फिर अगले सेशन मिलते हैं भाई, फिलहाल के लिए बाय बाय बेटा। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय।